नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी अपने स्थापना दिवस पर 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मना रही है। तो वहीं इसके अंतर्गत तमाम कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सेवा सप्ताह के दौरान 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती के मौके पर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें प्रदेश के 5 स्थानों पर मुख्य कार्यक्रम करने की योजना बनाई गई। सामाजिक न्याय सप्ताह के अंतर्गत 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती के कार्यक्रम है और सभी जिला मुख्यालयों पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मुख्यतः 5 स्थानों पर रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार, रुड़की और देहरादून में बड़ी गोष्ठियों का आयोजन किया गया है। इसमें हमारी पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, वो सभी इसमें मुख्य रूप से रहेंगे। उसके बाद 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। उस दिन भी हम सभी मंडलों पे उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर जो है व्याख्यान का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ में ही रक्तदान शिविर है, सफाई के कार्यक्रम हैं, जो छात्रावास हैं उन छात्रावासों में सेवा के कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। हॉस्पिटल है, उसमें फल वितरण कर अन्य प्रकार की सेवा के काम का भी हमने आयोजन रखा है। तो हमारे जो 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चों को हमने अलग अलग कार्यक्रम सौंपे हैं। तो पूरे सप्ताह भर यानी आज 6 अप्रैल से लेकर के और 14 अप्रैल तक प्रदेश भर में इस तरह के विभिन्न कार्यक्रम हम लोग करेंगे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकेडमी में 6 महीने के कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 12 महिला चिकित्सा अधिकारियों के साथ कुल 55 सहायक सेनानी चिकित्सा अधिकारी बल के मुख्यधारा में शामिल हुए। इन चिकित्सा अधिकारियों को कठोर और लंबे प्रशिक्षण के दौरान युद्ध कौशल, शस्त्र चलाना और शारीरिक प्रशिक्षण, आसूचना, मानचित्र अध्ययन, सैन्य प्रशासन, कानून और मानवाधिकार जैसे सैन्य पुलिस संबंधी विषयों का ग्रहण प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि विशेष तौर पर इन परीक्षणार्थियों को प्रथम बार क्रव मागा प्रशिक्षण पद्धति का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण पद्धति के इजरायल आर्मी के विशेष कमांडो को प्रशिक्षित किया जाता है। तो खबर मसूरी से है, जहां आईटीबीपी के पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। 12 महिला चिकित्सा अधिकारी इस कार्यक्रम में पासिंग आउट परेड में शामिल रही। आईटीबीपी से कई सेनानी चिकित्सक भी निकले हैं। 6 महीने के कठोर ट्रेनिंग के बाद ये सभी चिकित्सा सेनानी निकले हैं। आपको बता दें कि 55 चिकित्सा अधिकारी आईटीबीपी के पासिंग आउट परेड में उन्होंने हिस्सा लिया। 12 महिला चिकित्सा अधिकारी भी इस दौरान शामिल रहे। ज्यादा जानकारी के लिए सुनील सोंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, देखिए, मसूरी में आईटीबीपी के पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। साथ ही इसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने सेनानी चिकित्सक बन के निकली हैं 6 महीने के कठोर परिश्रम और ट्रेनिंग के बाद। क्या कुछ और अधिक जानकारी है सुनील? प्रीति, देखिए, अब से कुछ देर पहले ये पासिंग आउट परेड संपन्न हो गई है। इसमें आईटीबीपी के जनरल मुकेश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर शिरकत की है और 6 हफ्ते की कठिन प्रशिक्षण के बाद 55 जो अधिकारी थे वो आईटीबीपी की मुख्य धारा में शामिल हो गए। इसमें 12 महिला अधिकारी है और इसमें सबसे ज्यादा 16 जो अधिकारी हैं वो राजस्थान से हैं और अन्य प्रदेशों से भी अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। काफी उत्साह का माहौल यहाँ पर था जब परिजनों और अधिकारियों ने नवनियुक्त अधिकारियों के कंधों पर सितारे लगाए और कहीं न कहीं उनको गौरवान्वित भी महसूस हो रहा है कि आज वो देश की सेवा के जो अग्रणी फोर्स है उसमें शामिल हो गए हैं और अब देश की सेवा के लिए वो तत्पर है। और ऐसे में जब हमारी कई अधिकारियों से जो नवनियुक्त अधिकारी है उनका ये कहना था कि ट्रेनिंग बेशक काफी कठिन थी, परंतु आज वो पूरी तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में साथ साथ
बॉर्डर की सुरक्षा करने में वो पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं जी। जी, कार्यक्रम में और क्या कुछ चीजें खास देखने को मिली सुनील? प्रीति देखिए, क्योंकि कार्यक्रम काफी बड़ा कार्यक्रम था और इसमें आईटीबीपी की जो कई अधिकारी या कर्मचारी थे, उन्होंने विभिन्न प्रकार की यहाँ पर कराटे और कई ऐसे प्रदर्शनी दिखाई जो अपने आप में देखने लायक थी। और कई ऐसी खासकर जो आईटीबीपी के इतिहास के बारे में यहाँ पूरा बताया गया, तो वो अपने आप में काफी बेहतर था। और उसमें बताया गया कि किस तरीके से आईटीबीपी ने एक छोटी फोर्स से लेकर आज देश दुनिया में वो अपनी सेवाएं आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में देने के लिए कर रही है, और आज पूरे देश की सबसे एलाइट फोर्स ये बनकर उभरी है। और आगे भी इसी तरीके से वो सुरक्षा के काम तत्परता से करते रहेंगे जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका जानकारी देने के लिए। तो खबर मसूरी से, जहां आईटीबीपी के पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इसमें कई महिला चिकित्सा अधिकारी भी सेनानी होकर निकली। तकरीबन 6 महीने के कठोर ट्रेनिंग के बाद, कठोर प्रशिक्षण के बाद ये सभी सेनानी चिकित्सक निकली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कालाढूंगी पहुंचे। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज कालाढूंगी में जनसभा को उन्होंने संबोधित भी करेंगे। राजकीय इंटर कॉलेज कालाढूंगी में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए, खबर कालाढूंगी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कालाढूंगी के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान राजकीय इंटर कॉलेज में एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जोर शोर से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया और ऐसे में अब थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। खबर कालाढूंगी से है। ज्यादा जानकारी के लिए गोविंद रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कालाढूंगी पहुंचे और ऐसे में अब एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। क्या कुछ और जानकारी कार्यक्रम को लेकर? प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कालाढूंगी पहुंचे हैं। तमाम योजनाओं का उन्होंने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कालाढूंगी पहुंचकर वहां जो है तमाम योजनाओं का उन्होंने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के विकास के लिए जो है धामी सरकार लगातार काम कर रही है और लगातार जो उत्तराखंड है उसमें लगातार धामी जी के नेतृत्व में कार्य किया जा रहा है। तमाम योजनाओं को लेकर जो उन्होंने जो है उसका शिलान्यास किया। कौन कौन सी योजनाएं हैं गोविंद, उसे लेकर थोड़ी जानकारी दें। तमाम योजनाएं हैं जो क्षेत्र के बिजली, पानी, सड़क, तमाम जो योजनाएं हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री ने वो कालाढूंगी का दौरा किया। उनके साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, क्षेत्रीय विधायक बंशीधर भगत समेत तमाम जो है दिग्गज वहां मौजूद थे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री लगातार उत्तराखंड के विकास को लेकर प्रयासरत रहते हैं। ऐसे में जो योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज किया गया है, जाहिर सी बात है इससे प्रदेश के विकास को और भी गति मिलने वाली है। चलिए ठीक है गोविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।
बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कालाढूंगी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया और साथ ही कई मुख्य चेहरे भी इस कार्यक्रम के दौरान नजर आए मुख्यमंत्री के साथ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अब थोड़ी ही देर में राजकीय इंटर कॉलेज में एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख सहायता राशि देने की घोषणा की है। तो वहीं जिलाधिकारी ने राहत बचाव कार्यों में लापरवाही और बरतने पर तहसीलदार को निलंबित कर अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को लाइन हाजिर किया है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी सोनिका ने मृतकों के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बताया। तो वहीं जिलाधिकारी की निगरानी में मृतक बालिकाओं के शव को ढूंढने के लिए एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात की गई। ज्यादा जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की बात की गई है। मामले पर और क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल प्रीति, आपको बता दें क्योंकि ये जो घटना है काफी दुखद घटना है, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र है। देहरादून जनपद का सबसे दूरस्थ का क्षेत्र है, त्यूनी क्षेत्र है, जो कि एक ओर जहां देहरादून पड़ता है वहीं जनपद पड़ता है, वहीं दूसरी ओर उसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से भी लगती हुई है। वहां पर लकड़ी के 2 मंजिला इमारत में कल शाम 4 बजे इसमें आग लगने की घटना ये सामने आई है, जिसमें जिस तरह से जैसे ही उसकी सूचना प्रशासन को मिली, उसके बाद में हालांकि शासन प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए वहां पर जो प्रबंध हो सकते थे उसके लिए प्रयास किया। हालांकि कुछ जो फायर विभाग के जो अधिकारी थे, जो फायर स्टेशन वहाँ से इंस्ट्रूमेंट थे, उनकी कमी के कारण भी वहां पर आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी प्रशासन को। और वही जो प्रशासन था उसकी भी थोड़ी कहीं कहीं लापरवाही देखने को मिली है। और उस पूरी घटना में सबसे दुखद बात यह है कि 4 बच्चियों की जान चली गई, सिर्फ शासन और प्रशासन की वजह से, जो वहाँ पर सिस्टम की वजह से 4 बच्चियों की जान चली गई और आग बुझाने में काफी समय लगा। इसी वजह से 4 बच्चियों की जान गई है। हालांकि अभी भी सबको निकालने के लिए एसडीआरएफ के जवान वहां पर कार्यरत है, काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव से वहां पर जिलाधिकारी सोनिका वहां पर पहुंची, वहीं एसएसपी भी वहां पर पहुंचे, साथ ही वहां पर अन्य तमाम अधिकारी और वहां पर कर्मचारी मौजूद रहे। हालांकि इस घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए जो मृतक के परिजन हैं उनको 2-2 लाख रुपए, प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया है। वहीं शासन प्रशासन की ओर से जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, उनको जहां एक नायब तहसीलदार को निलंबित किया गया है, तो वहीं फायर विभाग के जो पुलिसकर्मी है उनको लाइन हाजिर करने का आदेश दिए गए हैं। ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। खबर देहरादून से है, जहां बीती शाम आगलगी की घटना सामने आई, जिसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से मृतक के परिवारों
को 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई। अल्मोड़ा के मछोड़ मंडल में मंडल अध्यक्ष मछोड़ गुड्डी देवी के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों ने स्थापना दिवस समारोह मनाया। तो वहीं दीप प्रज्वलन, वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भाजपा पदाधिकारियों ने स्थापना दिवस के मौके पर मिष्ठान वितरित कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर पार्टी की नीतियों के बारे में चर्चा की। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। खबर अल्मोड़ा से है, जहां भाजपा पदाधिकारियों ने स्थापना दिवस मनाया। आपको बता दें कि इस दौरान सभी ने मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों के बारे में चर्चा की। रामनगर नेशनल हाईवे 309 पर सदर खाल क्षेत्र के बस चालक ने मासूम बच्ची को अपने चपेट में ले लिया। हादसे में बच्चे की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाते हुए प्रदर्शन भी किया। साथ ही बस मालिक और चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव का पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। घटना ये हुई जब स्कूल की बस खड़ी थी बस, अगली बस जो आई, जो वहाँ की एक निकलती है चकोटिया बस निकलती, वो बस ओवरटेक करके बच्चे को ले गए आगे। वो बस जा रही थी रामनगर से, बच्चे रामनगर से जाती है, ओवरटेक करके बस निकली है। बच्चे को वहीं पर ऑन द स्पॉट उन्होंने दे दी अपनी जान। इसमें क्या कर सकते हैं? अच्छा, जाम लगा, पूरा जाम लगा, तब तक नहीं खुलेगा जाम जब तक वो बच्चे का खबर रामनगर से है, जहां सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। आपको बता दें कि परिजनों ने बच्चे के शव को लेकर काफी देर तक हो हंगामा भी किया। तो वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। आगामी 10 से 12 दिनों तक लोगों को अब गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो 1 से 2 हफ्ते तक तापमान सामान्य और सामान्य से ऊपर भी जा सकता है। ऐसे में किसानों के लिए अच्छी खबर यह है ताकि वह अनाज की कटाई और अन्य गतिविधियां बिना किसी परेशानी के कर सकेंगे। और उसके बाद महीने के अंतिम दिनों में एक बार फिर बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 7 तारीख अप्रैल की है। तो अब आगे जो दिख रहा है कि मौसम करीब 8 से 10 दिन या 15 दिन तक की बात करें, 20 तारीख तक करीब जो है तो वो साफ रहने वाला है। तो अब धीरे धीरे जो तापमान है वो बढ़ेंगे हमारे। अभी तो तापमान करीब सामान्य से जो है कम ही चल रहा है, चाहे अधिकतम है या न्यूनतम है। लेकिन अब कल से आगे देखेंगे तो ये करीब अब सामान्य की तरफ आने शुरू हो जाएंगे 1 से 2 दिन में। और फिर उससे आगे देखेंगे तो ये सामान्य से ऊपर भी 2-3 डिग्री तक, जब आप एक वीक बाद देखेंगे तो ये टेम्परेचर जो है सामान्य से 2-3 डिग्री तक ऊपर भी आ जाएंगे। तो इस तरह की कंडीशन है। करीब आप ये कह सकते हैं कि 20 तारीख तक कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है। 9 तारीख में थोड़ी क्लाउडिंग है या हल्की बारिश जो हाई रीचेज हमारी है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर या रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की, तो उसमें थोड़ी बहुत संभावना है 9 तारीख को। बाकी और जगह जो है कोई विशेष संभावना है नहीं। और पूरा मैं कहूँगा कि जो अभी 7 तारीख से लेके कल से अगर देखें 8 तारीख से और पूरा 20 तारीख तक जो है मौसम करीब ठीक रहने वाला, साफ रहने वाला है। तो इस दौरान जो फसलें तैयार हैं जहाँ पर वो अपने फसलों की कटाई कर सकते हैं। 21 के बाद ये दिख रहा कि 21 अप्रैल के बाद जो है जो लॉन्ग रेंज वाली फोरकास्ट हमारी है, एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट है,
तो उसमें दिख रहा है कि लास्ट वीक में जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी फिर से मिलेगी। तो हालांकि अभी थोड़ा दूर है, लेकिन 20 से पहले पहले यही दिख रहा है कि जो बारिश वगैरह है वो नहीं है और तापमान वो बढ़ेंगे। तो जहाँ पर फसलें वगैरह तैयार है तो उनको काट के रखा जा सकता है। तो यही मैं अभी कहना चाहूँगा। नमस्कार।